कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी के थर्ड सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से, जिसको आप मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के नाम से भी पढ़ते हो। ठीक है, देखो जैसा है आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए थे, सेम इसमें भी क्या आप जो एक को करिकुलर के एग्ज़ाम दोगे वो एमसीक्यू पैटर्न का होगा। ठीक है, और सभी का सिलेबस सेम रहता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी का को करिकुलर। अब आपने देखा ही होगा कि सभी एक ही दिन एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबका सिलेबस भी सेम है और सबको एक ही पेपर भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमने को करिकुलर के और भी इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, PYQs, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वो भी डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो को करिकुलर का थर्ड सेमेस्टर का लिंक दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बीए और बीएससी के मैक्सिमम सिलेबस हमने कवर कर लिए हैं। सभी के चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप बीए या बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप चैनल पे एक विजिट कर लीजिएगा। आपको हर सब्जेक्ट के, मैक्सिमम सब्जेक्ट के, हर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी मैक्सिमम ही हमने कवर किया है, पूरा कवर नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस को हमने कवर कर दिया है। ठीक है, चाहे बीए का हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, एजुकेशन हो, या बीएससी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, मैक्सिमम हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन में सभी का कवर भी हो जाएंगे। सभी के चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और उन सभी के भी मॉडल पेपर, PYQs वगैरह अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्लास की बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव मूल्यों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो वही है, 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई इसमें से एक सही रहेगा। ठीक है, तो मानव मूल्यों की विशेषता में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो अस्थाई ये शामिल नहीं है। ठीक है, मानव मूल्य सार्वभौगिक होते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब टिकने वाले होते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं। लेकिन मानव मूल्य कोई अगर बोले कि ये अस्थाई है तो ये बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है ये चूज़ करना था, तो हम दूसरा चूज़ करेंगे। ठीक है, देखो यार, अगर आपके पास आपके यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के चाहे को करिकुलर या किसी भी सब्जेक्ट के बीए, बीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं आपके सीनियर से, और आपको उनका सलूशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने पेपर को सेंड कर सकते हो। हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। और जब भी एग्ज़ाम होगा, आप जानते हो को करिकुलर के आपको आंसर की भी चाहिए होगा, तो उस केस में भी आप अपने पेपर को हमको सेंड कर देना, हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पुराने क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, आपके जूनियर्स के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संगठनों में मूल प्रणाली विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो भारतीय संगठन में जो मूल्य प्रणाली है, इसको विकसित करने का मूल उद्देश्य क्या है, केवल लाभ बढ़ाना, नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ाना, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, या केवल नियमों का पालन करना। तो देखो यार, भारतीय संगठन मतलब आप समझते हो, जैसे कोई कंपनी मान लो। ठीक है, तो उसके अंदर मूल्य प्रणाली ऐसा चीज़ किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, तो वो क्यों किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा, व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य आधारित दृष्टिकोण का क्या महत्व है। ठीक है, व्यवसाय मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो मूल्य आधारित दृष्टिकोण है उनका महत्व क्या है, तो दीर्घकालिक सतत विकास, मतलब लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, मतलब अच्छे से लॉन्ग टाइम में बिजनेस करना। स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो उसका मूल सिद्धांत क्या है, आत्मविकास और सेवा। ठीक है, नीचे देखो आंसर भी लिखा गया है और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी गया है कि व्याख्या भी की गई है कि स्वामी विवेकानंद ने आत्मविकास और मानवता की सेवा पर जोर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सप्त पाप मतलब 7 साइंस में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो इन 4 में से कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो चरित्र के बिना ज्ञान ये शामिल नहीं है। ठीक है, और बाकी ये सभी तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो इन दोनों को तीनों को कम से कम याद कर लेना। कई बार क्या होता है, इनमें से क्या शामिल है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और आए भी हैं। APJ अब्दुल कलाम की शिक्षा और नैतिकता पर दृष्टि क्या थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू APJ अब्दुल कलाम शिक्षा क्या है, मूल्यों के साथ
शिक्षा है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो कई बार अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो APJ का मतलब होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन और उसके बाद अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, तो केवल कठोर कानून बनाना, नैतिक मूल्यों का विकास और पारदर्शिता, केवल दंड, केवल निगरानी। तो देखो सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास और पारदर्शिता। ये क्या? भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, गोपनीयता नीति का उल्लंघन किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो गोपनीयता नीति का उल्लंघन किस श्रेणी में आएगा देखते हैं। तो ये नैतिक उल्लंघन की श्रेणी के अंदर आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। सोशल मीडिया के खतरे में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है, तो सोशल साइट से खतरे में क्या शामिल है? संचार में सुधार, साइबर धमकी और गोपनीयता का उल्लंघन, सूचना की उपलब्धता या वैश्विक संपर्क। तो खतरे में क्या शामिल है? साइबर धमकी और गोपनीयता का उल्लंघन। ठीक है, हो सकता है आपका अकाउंट वगैरह कोई हैक करके कुछ इलीगल काम कर जाए। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं? ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं? उत्पाद की गुणवत्ता, गोपनीयता और धोखाधड़ी। ठीक है, ये क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम बहुत ही बेसिक सी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, अब आप कोई कपड़ा ख़रीद रहे हो तो फ़ोटो देख के तो थोड़ी पता चलेगा कि वो कैसा है। ठीक है, तो या फिर कोई एक आप आइटम वगैरह ही ख़रीद रहे हो, चाहे खाने का हो गया, चाहे किसी को खिलाने का हो गया, कुछ सजाने वाला हो गया, तो ये सभी फ़ोटो में तो मान लो अच्छा से दिखाया जा सकता है। ठीक है, स्नैपचैट, ठीक है, आधार कार्ड, क्लियर हो गया बात। वो अपना स्नैपचैट का फ़ोटो तुमको भेजेगी, लेकिन तुम आधार कार्ड पे टिके रहना। ठीक है तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बोलते उसको, ऑनलाइन रिलेशनशिप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको चलो साइड में रखते हैं, इसकी बात करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या क्या नैतिक चुनौतियां हैं? तो उत्पाद की गुणवत्ता, गोपनीयता, ठीक है, प्राइवेसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन दुनिया में, और धोखाधड़ी। ठीक है, फ्रॉड वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, कई बार OLX वगैरह पे कार को बेचने के लिए बोला जाता है कि आप पहले हमको पैसा दो तो हम आपके यहाँ पे लेकर आएंगे कार, और पैसा देने के बाद आते भी नहीं हैं और उसके बाद वो अकाउंट वगैरह भी क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में ये प्रमुख नैतिक चुनौतियां हैं। ये तो हो गया UK रिश्वत अधिनियम, जिसको आप बायबरी एक्ट भी नाम से भी जानते हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका लगभग आई थिंक 2011 के आसपास में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी था कि UK बायबरी एक्ट कब लागू किया गया? 2010-11 के आसपास में लागू किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत नीतियों और प्रथाओं का परिचय क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो क्यों आवश्यक है भाई? केवल अंतर्राज्यीय दबाव के कारण, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक विकास के लिए, केवल फैशन के लिए, या केवल सरकारी नियम के लिए? तो पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक विकास के लिए क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत नीति और प्रथा जरूरी है। ठीक है, नैतिकता के सिद्धांतों में कौन सा शामिल है? ठीक है, तो न्याय, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये सभी क्या नैतिकता के सिद्धांत में शामिल हैं। ठीक है, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्यों का क्या अर्थ है? ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के अंदर धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्यों का क्या मतलब होता है? तो धार्मिक कर्मकांड करना, केवल धर्म का पालन करना, केवल लाभ कमाना नहीं, नैतिक और सार्वभौमिक मूल्यों को अपनाना। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता है आंतरिक शांति, करुणा और सत्य। ठीक है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम CSR के नाम से भी जानते हैं, कि प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति कैसा, मतलब कैसा वो बिहेव करता है? तो वह समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी की तरह जिम्मेदार, क्या बोलते हैं यार, हमारी जिम्मेदारी को शो करता है। ठीक है, CSR कंपनियों की सामाजिक और पर्यावरण जिम्मेदारी है। ठीक है,
CSR के स्तर कितने होते हैं? तो CSR के 4 स्तर होते हैं, ठीक है। आर्थिक, कानूनी, नैतिक और परोपकारी, ये 4 स्तर हैं, ठीक है। CSR के चरण मतलब फेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, ये CSR के चरण हैं, ठीक है। CSR के मॉडल में कौन सा शामिल है, ठीक है। इनमें से कौन सा मॉडल CSR में शामिल है? तो कैरोल का पिरामिड मॉडल ये CSR में शामिल है, ठीक है। कारपोरेट गवर्नेंस का क्या अर्थ है? कारपोरेट गवर्नेंस का अर्थ है कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण की प्रणाली, ठीक है। आधुनिक व्यवसाय में CSR और कारपोरेट गवर्नेंस का महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ा है, ठीक है। तो आधुनिक व्यवसाय मतलब मॉडर्न, हम इस टाइम की बात कर रहे हैं, मॉडर्न बिजनेस के टाइम। तो केवल सरकारी नियम के कारण, हितधारकों की अपेक्षाओं और सतत विकास के लिए, केवल मीडिया दबाव या केवल प्रतिस्पर्धा। तो देखो यार, आज के टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों महत्व क्यों बढ़ गया है? तो हितधारकों की अपेक्षाओं और सतत विकास। हितधारक मतलब जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर जैसा चाहते हैं आपको वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको फंड दे रहे हैं। तो उनकी अपेक्षाओं को अच्छे से पूरा करने के लिए और एक लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल विकास के लिए, ठीक है। टाटा समूह किस CSR गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो टाटा समूह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का मुख्य अजीम प्रेमजी देखो विप्रो लिमिटेड के फाउंडर हैं, ठीक है। विप्रो लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया के अंदर, विप्रो लिमिटेड उसके फाउंडर है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता भी है कभी कभार, पूछ लेता है रतन टाटा किस कंपनी से संबंधित है या विप्रो लिमिटेड के फाउंडर कौन है? तो अजीम प्रेमजी हैं, ठीक है। तो अजीम प्रेमजी की जगह जो क्या बोला, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का मुख्य फोकस क्या है? तो शिक्षा और सामाजिक न्याय उनके फाउंडेशन का मेन मोटिव है, ठीक है। बिल गेट्स की CSR पहल का मुख्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो बिल गेट्स की CSR पहल का मुख्य क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन, ठीक है। जो बिल गेट्स का फाउंडेशन उसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स, मिलिंडा उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। मानव मूल्यों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो मानव मूल्य कई प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप फिक्स नंबर नहीं बता सकते हो, ठीक है। भारतीय संगठनों में पारंपरिक मानव मूल्यों का क्या महत्व है, ठीक है। तो भारतीय संगठनों में पारंपरिक मूल्यों का क्या महत्व है? संगठनात्मक संस्कृति और नैतिकता का आधार, ठीक है। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रबंधन के अंदर जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका कार्यान्वयन नैतिक नेतृत्व और सचेतन निर्णय लेने से किया जाता है, ठीक है। वर्तमान प्रथाओं में भ्रष्टाचार के कारण क्या है, ठीक है। तो आज के टाइम की बात करें तो इस टाइम पे भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है? नैतिक मूल्यों का अभाव और लालच बढ़ती है, ठीक है। रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो देखो यार, रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचने का उपाय पारदर्शिता, मतलब जैसे कोई कंपनी है तो उसके अंदर जो कंज्यूमर है और जो सेलर हैं दोनों के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब कोई भी बात छिपाई नहीं जानी चाहिए, जो भी है ओपनली बता देनी चाहिए कि आपको इतना देना पड़ेगा या इतना मिलेगा, ठीक है। जवाबदेही होनी चाहिए किसी भी काम की, और नैतिक शिक्षा, ठीक है। ये सभी रिश्वत और भ्रष्टाचार को से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत नीतियों के उदाहरण क्या हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और जैविक खेती, ये सभी क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत नीतियों के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समग्र दृष्टिकोण में निर्णय लेने का क्या अर्थ है, ठीक है। तो समग्र दृष्टिकोण में निर्णय लेने का अर्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का समावेश है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समस्या को पहचानना, उसके विकल्प तलाशना, उसका मूल्यांकन करना और निर्णय लेना, ये सभी, ठीक है, उस प्रक्रिया में शामिल है।
भगवद गीता में निर्णय लेने के लिए कौन सी तकनीक बताई गई है? तो भगवद गीता के अंदर कर्तव्य, निष्पक्षता और स्थित प्रज्ञता, ये सभी क्या निर्णय लेने के लिए बताई गई है। ठीक है, गीता में क्या कहा गया है? कर्मयोग और निष्काम कर्म पर जोर दिया गया। निष्काम कर्म मतलब बिना किसी लोभ मोह के काम करना। प्रबंधन में धर्म का क्या अर्थ है? ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, उसके अंदर धर्म का क्या अर्थ है? कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण। ठीक है, समग्र प्रबंधन में धर्म की क्या भूमिका है? ठीक है, तो समग्र प्रबंधन में धर्म की नैतिक निर्णय और संतुलित जीवन जीने जैसी भूमिका है। ठीक है, दुविधा मतलब डिलेमा से क्या तात्पर्य है? डिलेमा से मतलब एक ऐसी स्थिति, ठीक है, जहाँ दो या अधिक विकल्पों में से चुनना कठिन हो। ठीक है, मार्केटिंग और फार्मा संगठनों में दुविधाओं के उदाहरण क्या है? ठीक है, तो मार्केटिंग और फार्मा संगठनों में बात करें तो दुविधा का बहुत कारण है, जैसे उत्पादन की गुणवत्ता बनाम लाभ, दवाओं की कीमत बनाम पहुंच। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण की क्या दुविधा है? तो सबसे बड़ी दुविधा सार्वजनिक हित बनाम निजी लाभ है। ठीक है, सार्वजनिक हित मतलब आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, और निजी हित मतलब आप पर्सनल क्या बोलते हैं, इनकम के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, एकाधिकार संदर्भ जिसको आप मोनोपोली कॉन्टेक्स्ट बोलते हो में क्या दुविधा है? ठीक है, तो एकाधिकार संदर्भ के अंदर बाजार नियंत्रण बनाम उपभोक्ता हित, ये सबसे बड़ी दुविधा है। ठीक है, निजीकरण की दुविधा क्या है? निजीकरण मतलब जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको प्राइवेट कर दे रही है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, बहुत से एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दे दिया गया। रेलवे की भी बात चल रही है कि उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। तो ये जो निजीकरण है, इसकी सबसे बड़ी दुविधा क्या है? दक्षता बनाम सामाजिक न्याय और रोजगार। ठीक है, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो हो सकता है जो गवर्नमेंट के अंडर गरीब लोगों को सुविधा मिल रही है वो ना मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट, उदारीकरण की दुविधा क्या है? तो उदारीकरण की दुविधा है आर्थिक विकास बनाम स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा। ठीक है, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा क्या है? ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम गोपनीयता और सुरक्षा, ये सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा है। ठीक है, जैविक खाद्य मतलब ऑर्गेनिक फूड पर दुविधा क्या है? ठीक है, तो स्वास्थ्य लाभ बनाम उच्च कीमत और उपलब्धता। तो जो जैविक फूड होते हैं, जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो, उसमें जो क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, इनको उगाने के लिए बहुत ही अच्छे रख रखाव की ज़रूरत होती है। क्योंकि जानते हो ना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं मारोगे तो कीड़े खा जाएंगे। तो कीड़ों से बचने के लिए इसको लगभग डेली ही इनका देखभाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कम, क्या बोले, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ही कम परसेंटेज में है। ठीक है, तो कीमत तो ज़्यादा है ही और उपलब्धता भी बहुत कम है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर दुविधा है। ठीक है, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन पर दुविधा क्या है? तो स्टैंडर्डाइजेशन पर दुविधा ये है कि एक रूपता बनाम विविधता और स्थानीय आवश्यकताएं। ठीक है, केस स्टडीज़ का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो व्यवहारिक समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए केस स्टडी का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम की अवधारणा क्या है? ठीक है, तो जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया क्या है? इकोसिस्टम की अवधारणा है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में क्या शामिल है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या हैं? तो ऊर्जा प्रवाह करना, पोषण तत्व चक्र और जैव विविधता का संरक्षण करना, ये सभी क्या पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है। ठीक है,
पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो हरे पत्ते जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है। उपभोक्ता कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्नरी कंज्यूमर। ठीक है। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन क्या है? फूड चेन क्या है? जीवों के बीच ऊर्जा और पोषण तत्वों का स्थानांतरण है। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह मतलब एनर्जी फ्लो का नियम क्या है? कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का लगभग 10% अगले स्तर पर जाता है। ये क्या है? एनर्जी फ्लो का नियम है। ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या दर्शाता है? तो यह ऊर्जा संख्या या जैव भार का विभिन्न पोषी स्तर पर वितरण दिखाता है। जैव विविधता संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों आवश्यक है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कंजर्वेशन ऑफ, जैसे देखना बहुत से इंडिया के अंदर नेशनल पार्क वगैरह बनाए गए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत सारे हैं, सबका नाम नहीं याद है। तो ये सब बनाए इसलिए जाते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस किया जाए और थोड़ा सा वहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे, थोड़ा सा इनकम का भी काम हो जाएगा टूरिस्ट वगैरह से, और जो वहाँ पे एनिमल वगैरह रह रहे हैं, जो इकोसिस्टम वहाँ पे बना हुआ है वो हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। ठीक है। इन सेतु संरक्षण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण इन सेतु कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है। एक्स सेतु संरक्षण के उदाहरण क्या है? तो चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, ये सभी एक्स सेतु कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। ठीक है। तो एक्स सेतु मतलब क्या? एक्स सेतु संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। ठीक है। और वही इन सेतु में क्या था? जहाँ पे रहते हैं वहीं पे उसी वातावरण में जहाँ पे वो रहते हैं उसी वातावरण में उनको संरक्षित करना, जैसे नेशनल पार्क वगैरह। ठीक है। प्रदूषण नियंत्रित में व्यक्ति की भूमिका क्या है? ठीक है। तो अपशिष्ट को अच्छे से प्रबंधन करना, संसाधन संरक्षण और जागरूकता फैलाना, ये सभी प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका है। ठीक है। मानव जनसंख्या और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है? तो जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव और पर्यावरण का क्षरण ज़्यादा होता है। ठीक है। जो भी ये मौजूद है वो अनलिमिटेड नहीं है, ये बात समझ जाओगे तो अच्छे फ़ायदे में रहोगे। ठीक है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो वर्तमान में जो भी ज़रूरतें हैं उसको अच्छे से पूरी करना और बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को प्रभावित किए। ठीक है। हमको जितना भी चाहिए नेचर से हम उतना यूज करें, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी, हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें जितना उनको चाहिए वो भी बची रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम बोला यही जा रहा है कि 50-60 साल में ख़त्म हो जाएगा। पिछले हम बोले कि अपने स्कूल का टाइम बताता हूँ, तो उस टाइम पे 7-8 साल पहले चलते हैं, आई थिंक क्लास याद नहीं है कौन सा क्लास था, लेकिन उसमें एक बुक में लिखा गया था कि 56 के 57 साल में पेट्रोलियम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप आज हम देखें पिछले 7-8 साल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में। तो ये क्या है, जो पेट्रोलियम वगैरह है उसको लॉन्ग टाइम तक चलाने का एक तरीका है कि हम उसको कम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आगे जो भी टाइम आएगा मैक्सिमम ईवी वाले चलेंगे व्हीकल। ठीक है। क्योंकि बहुत ही मॉडर्न आ गए हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी के ईवी आ गए हैं, तो पेट्रोलियम बच रहा है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, भारत और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं? तो 17 लक्ष्य हैं। ठीक है। भारत और यूनाइटेड नेशन के। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा क्या क्या है? तो अपशिष्ट को न्यूनतम करना और संसाधनों का पुनः उपयोग, ये क्या सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा है। ठीक है। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सतत विकास में कैसे योगदान देती है? तो हरित तकनीक, नवाचार और रोजगार सृजन के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप सतत विकास में योगदान देती है। ठीक है। पर्यावरण कानून मतलब इन्वायरमेंटल लॉज क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन्वायरमेंटल लॉज ज़रूरी हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रगति के उदाहरण क्या है? तो पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, ये सभी क्या पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के उदाहरण हैं। ठीक है।
राष्ट्रीय हरित अधिनियम मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका क्या है? पर्यावरण संरक्षी मामलों का त्वरित निपटारण करना, पर्यावरण में जो भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है ऐसे प्रॉब्लम का तुरंत छुटकारा करना। ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, AQI, ये क्या मापता है? तो वायु में प्रदूषकों की सांद्रता और स्वास्थ्य प्रभाव नापता है। ठीक है। पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान का महत्व क्या है? तो सतत जीवन शैली और प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे रहना है, इसके लिए पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। ठीक है। पर्यावरण गुणवत्ता का जैव आवर्धन मतलब बायो असेसमेंट क्या है? तो जीवित जीवों का उपयोग करके पर्यावरण की गुणवत्ता मापना, ये क्या पर्यावरण गुणवत्ता का जैव आवर्धन है। ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो संगठन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और सुधार करना। ठीक है। पर्यावरण प्रभाव आकलन मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जिसको हम बोलते हैं, क्यों किया जाता है? तो परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का पूरा मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है। EIA मेनली ना ऐसे डैम वगैरह बनाना हुआ तो उसके वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे डैम बनाना है तो पहले वहाँ पे EIA ये चीज़ें देखती है कि इस डैम को बनाने में, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी परियोजना है उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का पुनः मूल्यांकन मतलब उसको बनाने से पहले ही उसके बारे में विचार करना है। ठीक है। पर्यावरण लेखा परीक्षा एनवायरमेंटल ऑडिट क्या उद्देश्य है? तो संगठन के पर्यावरणीय प्रदर्शन और अनुपालन का मूल्यांकन करना। ठीक है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है, सीवेज और कृषि अपवाह, ये क्या जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक कौन है? तो PM 2.5, PM 10, SO2, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सभी क्या वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक हैं। ठीक है। मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? तो मृदा एक सेकेंड कहाँ गया? अरे यार पढ़ के क्या, कौन से पे थे भाई? मृदा कारपोरेट, गांधी जी, मानव मूल्य, ठोस, ध्वनि। हाँ, मृदा प्रदूषण के क्या कारण है? तो देखते हैं क्या कारण है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक मृदा प्रदूषण के कारण हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? तो सुनने की क्षमता में कमी आती है, तनाव बढ़ता है और नींद में खलल पड़ती है। ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? तो कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्र जिसको हम 3 Rs के नाम से भी जानते हैं, ये क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सिद्धांत हैं। ठीक है। मानव मूल्यों का सही अर्थ क्या है? ठीक है। तो नैतिक सिद्धांत और आदर्श मानव मूल्यों का सही अर्थ है। गांधी जी के 7 पाप में से एक कौन सा है? तो धन बिना श्रम और धर्म बिना नैतिकता, ये दोनों गांधी जी के 7 साइंस में से 2 हैं। ठीक है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम में उपभोक्ता का क्या कार्य है? तो उपभोक्ता का कार्य अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करना है। ठीक है। इन सेतु कंजर्वेशन जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये सभी इन सेतु कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करना। हॉलिस्टिक अप्रोच से तात्पर्य क्या है? संपूर्ण दृष्टिकोण से निर्णय लेना। ठीक है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वायु में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।